हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा जो टॉपिक चल रहा है तो वो चल रहा है वैल्यूएशन ऑफ पर यूनिट। वैल्यूएशन ऑफ पर यूनिट में हम एक तो रेंट फ्री एकोमोडेशन को ख़त्म कर चुके हैं। रेंट फ्री एकोमोडेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सभी बच्चे मेरे साथ रिवाइज करेंगे। रेंट फ्री एकोमोडेशन जो है वो उसका वैल्यूएशन इस बात पर डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। अगर आप हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो आपको इनकम टैक्स में कोई रूल्स याद नहीं करने हैं वैल्यूएशन के लिए, बल्कि जो भी वैल्यूएशन होगा, जो भी लाइसेंस फीस होगी, जो भी फिक्स्ड की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, उसी वैल्यू को हमें यहाँ पर टैक्सेबल पर यूनिट बनाना है। अगर आप अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो वैल्यूएशन इस बात पर डिपेंड करता है कि एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है या एकोमोडेशन इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर है। क्या एम्प्लॉयर उस एकोमोडेशन का मालिक है जो आपको दे रखा है, या एम्प्लॉयर ने भी किराए पर लेके दे रखा है। तो अगर एम्प्लॉयर ने किराए पर दे रखा है तो एक ही रूल है, और वो है 15% ऑफ द सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर। लेकिन अगर एकोमोडेशन जो है हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर नहीं है, ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है, तो वैल्यूएशन इस बात पर डिपेंड करेगा कि जिस जगह, जिस सिटी में आपको वो एकोमोडेशन दिया जा रहा है उसकी पॉपुलेशन कितनी है। अगर पॉपुलेशन उस शहर की 10 लाख से ज़्यादा नहीं है, अप टू 10 लाख है, तो 7.5% ऑफ द सैलरी आएगा। अगर पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है लेकिन ज़्यादा नहीं है, नॉट मोर देन 25 लाख है, तो उस केस में 10% ऑफ द सैलरी आएगा। और अगर पॉपुलेशन जो है 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% ऑफ द सैलरी आएगा। और हियर सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी, डीए, रिटायरमेंट बेनिफिट का ही होना चाहिए। कमीशन ऑलवेज आएगा, बोनस ऑलवेज आएगा, और जितने भी टैक्सेबल अलाउंस हैं वो सारे के सारे आएंगे। और कोई भी मॉनेटरी पेमेंट होगा लेकिन वो पर यूनिट की नेचर का नहीं होना चाहिए, तो वो भी इसके अंदर आएगा। जैसे हमने पिछली क्लास में लीव ट्रैवल कंसेशन पढ़ा था, तो लीव ट्रैवल कंसेशन जो है वो पर यूनिट की नेचर का नहीं होता है। वो मॉनेटरी पेमेंट तो है लेकिन पर यूनिट की नेचर का नहीं होता है। तो सपोज कीजिए अगर आपको क्वेश्चन में मिल रहा है रेंट फ्री एकोमोडेशन, और उस क्वेश्चन में लीव ट्रैवल कंसेशन भी है, जिसकी कुछ वैल्यू आपके हाथ में क्या आनी है, टैक्सेबल होनी है। जिसकी कुछ वैल्यू आपके हाथ में क्या होनी है, टैक्सेबल होनी है। तो उस केस में जो वैल्यू टैक्सेबल होनी है वो भी आरएफए की वैल्यू लेते वक्त जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि टैक्सेबल है लेकिन वो पर यूनिट की नेचर की है, तो वो आरएफए की वैल्यूएशन में नहीं ऐड होगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि अगर आपका फर्निश्ड एकोमोडेशन है तो उस केस में पहले तो आप ऐसे ही निकालिए जैसे अनफर्निश्ड एकोमोडेशन है, उसके बाद फर्नीचर की वैल्यू जोड़ दीजिए। फर्नीचर की वैल्यू दोनों ही केस में एक जैसी जुड़ेगी, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं चाहे आप अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। अगर फर्नीचर ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है तो जो भी एक्चुअल कॉस्ट होगी उसका 10% पर एनम, जितने भी महीने यूज किया है तो उस महीने की कैलकुलेशन कर लेंगे, तो पर एनम जो है 10% आपकी सैलरी में जुड़ जाएगा, रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। और अगर फर्नीचर किराए पर पहले लिया हुआ है एम्प्लॉय ने, उसके बाद आपको यूज करने के लिए दे रखा है, तो जो भी किराया होगा, एक्चुअल किराया होगा, वो आपकी टैक्सेबल पर यूनिट वैल्यू में एडअप हो जाएगा। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि अगर एकोमोडेशन आपको होटल में दिया जाए तो उस केस में क्या होगा, तो 24% ऑफ द सैलरी और एक्चुअल रेंट हायर चार्ज पेड बाय द एम्प्लॉय विच एवर लोअर। लेकिन होटल में ठहराना जो है कुछ केसेस में टैक्सेबल नहीं होगा अगर ठहराने की जो अवधि है 15 डेज से ज़्यादा नहीं हो, और जो कारण है, रीज़न जो है वो है कि ट्रांसफ़र कर दिया गया है एम्प्लॉय का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उस केस में 15 दिन तक का जो होटल में ठहराने का है वो टैक्सेबल नहीं होगा। अदरवाइज मैंने बता ही दिया कि कितनी वैल्यू टैक्सेबल होगी। इसके अलावा कुछ और भी एग्जम्पशन है। अगर आपको रिमोट एरिया में घर दे दिया जाए, अगर आपको ऑफशोर यूनिट है, ऑनशोर यूनिट है, प्रोजेक्ट साइट है, डैम साइट है, इस तरह में कि काम करने वाले एम्प्लॉय को अगर घर दिए दे जाए जो टेम्परेरी नेचर के होते हैं, रीजन मैंने आपको बताया था, तो उस केस में वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। और एक लास्ट था कि अगर आपको मोर देन वन हाउस की सुविधा दी जा रही है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया, तो आपके जो फैमिली है
वो पुरानी जगह पर है और आपको नौकरी के सिलसिले में नई जगह पर जाना पड़ेगा, तो हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको मोर देन 1 हाउस की सुविधा दे दे। तो गवर्नमेंट कह रही है कि शुरू के फर्स्ट 90 डेज हम केवल एक घर टैक्सेबल करेंगे जिसकी भी वैल्यू लोअर आएगी, और आफ्टर 90 डेज बोथ हाउसेज स्टार्ट हो जाएंगे टैक्सेबल होना। तो यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। RFA ही सबसे बड़ा पर पीरियड था, वो हमने ख़त्म करा दिया। उसके बाद लास्ट क्लास में हम लोगों ने लीव ट्रैवल कंसेशन के बारे में भी पढ़ा था, तो वो मैं फ़िलहाल रिवाइज नहीं करा रहा हूँ क्योंकि फिर ज़्यादातर आज की क्लास और रिवीजन में ख़त्म हो जाएगी। तो केवल याद करा रहा हूँ, याद ध्यान दिला रहा हूँ कि हमने LTC भी करा था, वो था सेक्शन 10(5) लीव ट्रैवल कंसेशन। तो आज हम एक नए पर क्यूडिट के साथ आपके सामने हैं, और वो पर क्यूडिट है वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि ये भी अपने आप में थोड़ा सा बड़ा पर क्यूडिट है, और क्वेश्चन में ज़रूर ये फंसेगा। अगर फुल लेंथ क्वेश्चन आता है सैलरी चैप्टर का, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसकी वैल्यूएशन आपसे ना पूछी जाए, ज़रूर पूछी जाएगी। तो ये क्या है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कार की सुविधा दे रहा है, तो उस केस में कितना टैक्सेबल होगा, कितना एग्जेम्प्ट होगा, वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। और कार का वैल्यूएशन इस बात पर डिपेंड करेगा कार किसकी है, यूज क्या है कार का, और उसके जो सीसी हैं वो कितने हैं। सीसी यानी कि जो कैपेसिटी होती है, क्यूबिक कैपेसिटी होती है, जैसे मारुति 800 तो 800 सीसी की थी, होंडा सिटी 1500 सीसी के आसपास की है, इनोवा 2500 सीसी की है। तो सब लोग आप जानते हैं कि सीसी का मतलब क्या है। तो इन 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि कार किसकी है, खर्चे कौन बियर कर रहा है, और उसका पर्पज क्या है कार का, और क्यूबिक कैपेसिटी यानी कि सीसी जो है, हॉर्स पावर जो है, वो कार की कितनी है, उसके आधार पर जो है हमें इसका टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा, तो कई सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हैं इसके अंदर। 9 हैं, मतलब वैसे तो 12 हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, लेकिन काम के हमारे पास 9 ही हैं। तो 9 परमुटेशन कॉम्बिनेशन हैं इसमें, लेकिन उस 9 में से भी आप, जब मैं लॉजिकल बताऊंगा आपको, तो केवल 3 ही याद रखने हैं, बाकी सब कुछ लॉजिकल हो जाएगा। तो मैं इसे कराना स्टार्ट करता हूँ। फटाफट नोटबुक निकाल लीजिएगा, नोटबुक निकाल लीजिएगा। हम लोग कॉपी करना शुरू करते हैं इसको, कि वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार, वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। जल्दी से नोटबुक निकाल लीजिए, और उसके बाद मैं आपको लिखाना स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल लॉजिकल हम लोग लिखेंगे, जिससे आपको साथ के साथ जो है याद हो जाएगा। बिल्कुल लॉजिकल लिखेंगे जिससे आपको साथ के साथ याद हो जाएगा। सभी बच्चे नोटबुक निकाल लीजिएगा। वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार, वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। देखिए, वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो कॉलम आप बनाएंगे मेरे साथ, कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम बनेगा कि कार है किसकी, दूसरा कॉलम बनेगा कि खर्चे कौन बियर कर रहा है, तीसरा कॉलम बनेगा कि पर्पज क्या है, और चौथा कॉलम बनेगा आपका वैल्यूएशन का, कि पर यूनिट वैल्यू क्या होगी। तो पहला कॉलम जैसा कि है, कार इज ओन्ड बाय, कार ओन्ड बाय, किसकी कार है, एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज मेड बाय, एक्सपेंसेज कौन कर रहा है, पर्पज क्या है, और लास्ट है वैल्यूएशन।
लास्ट है हमारा वैल्यूएशन। देखिए कार एम्प्लायर की है, एक्सपेंसेस भी एम्प्लायर कर रहा है। एक क्वेश्चन में एक ही सिचुएशन आपसे पूछी जाएगी, लेकिन आपको 9 की 9 ध्यान रखनी है, जिसमें से आपको बताऊंगा कि मैं 6 तो बड़ी लॉजिकल सी हैं, तो कोई ध्यान रखने वाली बात ही नहीं है। और पर्पज है ऑफिशियल। जल्दी से सभी बच्चे मुझे जवाब देना स्टार्ट करेंगे। जो पेन ड्राइव से, गूगल ड्राइव से क्लासेस ले रहे हैं, वो सोचें अपने मन में कि अगर आप लॉ मेकर होते तो क्या वैल्यू टैक्सेबल करते। जल्दी से बताइए कि एम्प्लायर की कार है, एक्सपेंसेस भी एम्प्लायर कर रहा है, और जो पर्पज है वो ऑफिशियल है। तो जल्दी से बताइए कि क्या आप इसे टैक्सेबल करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। क्या लॉ मेकर इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे क्या? जल्दी से जवाब भेजिए अपने कि अगर एम्प्लायर की कार है, एक्सपेंसेस भी एम्प्लायर मिट आउट कर रहा है और पर्पज है ऑफिशियल, तो क्या इस बात पर भी टैक्स लगेगा क्या? तो जवाब आने स्टार्ट हो गए हैं, नहीं सर। तो इसका मतलब है कि जो वैल्यूएशन है वो नील होगा, यानी कि कुछ भी, नथिंग इज टैक्सेबल। अरे भाई एम्प्लायर की जिम्मेदारी है, अगर एम्प्लायर ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज करवाने के लिए दे रहा है, जब पर्पज ही ऑफिशियल है, तो क्या एम्प्लॉय के ऊपर इस बात पे भी टैक्स लगेगा कि आप कार में क्यों गए? अरे काम एम्प्लॉयर का है, वो किसी में भी भेज सकता है, तो क्या इसे सुविधा कही जा सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब परक्यूडिट की स्टार्टिंग कराई थी मैंने आपको, कि कोई भी परक्यूडिट अगर ऑफिशियल पर्पज के लिए होगा तो वो टैक्सेबल नहीं हो सकता। वो तभी टैक्सेबल होगा अगर वो प्राइवेट पर्पज का होगा। दूसरा केस हम बात करते हैं। दूसरा केस, एम्प्लायर की कार है, एम्प्लायर ही खर्चे मिट आउट कर रहा है और प्राइवेट पर्पज अगर है, तो जल्दी से बताइए अगर आप लॉ मेकर होते। देखिए थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को लॉ मेकर समझने की कोशिश कीजिए। आपको कंपनी सेक्रेटरी बनके या सीए बनके भी अलग अलग लाइनों में जाना है, तो आप में से हो सकता है कुछ बच्चे लॉ मेकर्स की जगह भी ले लें। तो अगर आप लॉ मेकर होते तो टैक्सेबल करते या नहीं करते? पहली बात तो ये, तो सभी बच्चों का एक जैसा आंसर है कि टैक्सेबल करेंगे हम। लेकिन जो दूसरा आंसर, जो दूसरा क्वेश्चन है मेरा, वो ये है कि क्या टैक्सेबल करोगे आप। मतलब सबसे सिंपल मेथड लॉ मेकर्स के पास क्या होना चाहिए टैक्सेबल करने का? सबसे सिंपल मेथड, टैक्सेबल तो होगा, लेकिन क्या वैल्यू टैक्सेबल होगी? क्योंकि आपने देखा काफ़ी समय हो गया आपको, 1-1.5 महीने पढ़ते पढ़ते भी, तो टैक्सेबल करने के लिए मैनी टाइम्स ही आर्टिफिशियल रूल बना देते हैं, एक अमाउंट स्पेसिफाइड कर देते हैं, एक सैलरी का परसेंटेज बना देते हैं कि इतनी वैल्यू टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर सबसे सिंपल की बात करूं मैं, तो सबसे सिंपल क्या होगा? तो जवाब आया एक्चुअल एक्सपेंसेस यूज्ड फॉर प्राइवेट पर्पस। बहुत अच्छा जवाब है बच्चों का, और वही यहाँ पर टैक्सेबल है। जितना भी आप लॉ मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर सोचने की स्टार्टिंग करेंगे ना, तो बहुत कुछ चीज़ें आप याद करने से बच जाएंगे। जनरली बच्चे याद करते हैं, वो कार का वैल्यूएशन में बड़ा टफ लगता है, किसी से भी पूछेंगे ना, या कार ने परेशान कर रखा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और यकीन मानिए कि आपको सबसे इजी लगेगा कार का वैल्यूएशन, कुछ भी नहीं है। बस मेरे साथ आप कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली पढ़ते चले जाइए, तो आपको लगेगा यार कुछ भी तो नहीं है कार का वैल्यूएशन। बेकार में बच्चे परेशान रहते हैं कि कैसे याद होगा कार का वैल्यूएशन, किसी क्वेश्चन में कुछ आ जाता है, किसी भी क्वेश्चन में कुछ आ जाता है, कुछ भी आ जाए। तो अगर एम्प्लायर की कार है, एम्प्लायर ही खर्चे मेट कर रहा है और प्राइवेट पर्पज है, तो जितना भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर, सबसे सिंपल यही होता है वास्तव में। वो एक अलग बात है कि लॉ मेकर्स कहीं जगह नोशनल अमाउंट रख देते हैं, तो नोशनल अमाउंट ठीक है हम याद करेंगे, लेकिन जहां नोशनल नहीं है वहां तो लॉजिकल हम करके चल सकते हैं ना। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो भी हो रहा है, ठीक है ना, फॉर रनिंग एंड मेंटेनेंस, तो मैंने केवल एक्चुअल एक्सपेंडिचर लिखवा दिया यहाँ पे, फॉर रनिंग एंड मेंटेनेंस, नोट्स क्योंकि आपके पास वैसे भी यही हैं। प्लस आप सोचिए ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर रनिंग एंड मेंटेनेंस के जैसे
टायर गिर गए, टायर बदलवाना हो गया, पेट्रोल डीजल डलवाना हो गया, सीएनजी डलवाना हो गया, रिपेयर हो गई, पंचर हो गया, ये सब एक्चुअल एक्सपेंडिचर। लेकिन एक कार भी तो है, क्या कार आपको यूज करने के लिए नहीं दी जा रही है? आपको 15 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की कार खरीद के एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे रखी है और प्राइवेट पर्पज में आप यूज कर रहे हो, तो क्या उसका एक डेप्रीसिएशन नहीं आना चाहिए? बताइए सभी बच्चे मुझे कि क्या खाली एक्चुअल एक्सपेंडिचर से ही काम चल जाएगा? जो रनिंग एंड मेंटेनेंस के लगते हैं, पेट्रोल डीजल के लगते हैं, क्या उन्हीं से काम चल जाएगा? डेप्रीसिएशन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो डेप्रीसिएशन भी आना चाहिए। तो वहां पे लिखा है एक तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर प्लस 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट फॉर डेप्रीसिएशन। मतलब मैंने वर्ड लिख दिया है, एग्जैक्टली डेप्रीसिएशन नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्या ये एक बेनिफिट नहीं है? क्या केवल बेनिफिट इतना ही होता है कि आपके पेट्रोल डीजल के खर्चे चुकाए जा रहे हैं? आप सोचिए कि अगर कार एम्प्लॉयर की होती और खर्चे एम्प्लॉय खुद मीट करता एक्चुअल एक्सपेंडिचर, तो क्या इस बात पर टैक्स नहीं लगना चाहिए कि एम्प्लॉयर आपको कार दे रहा है? क्या एक सुविधा नहीं है? कार खरीद के एम्प्लॉय को दे रखी है उसने, तो ये भी सुविधा है। तो जो वो सुविधा है उसके लिए हम 10% अलग से चार्ज करेंगे, और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो तो है ही। तीसरी सिचुएशन, एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉयर ही खर्चे मेट आउट कर रहा है, पार्टली ऑफिशियल और पार्टली प्राइवेट से हम ये कह सकते हैं 70% ऑफिशियल, 30% प्राइवेट। हम ये कह सकते हैं 50% ऑफिशियल, 50% प्राइवेट। वो तो क्वेश्चन का पार्ट होगा, लेकिन सिचुएशन क्या है? अगर पार्टली ऑफिशियल है, पार्टली प्राइवेट है, तो जल्दी से बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो आंसर आ रहे हैं टैक्सेबल होगा जितना प्राइवेट पर्पज का होगा। बिल्कुल आपने सही सोचा है, लेकिन यहां पर हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो हमने सोचा है उस तरीके से इन्होंने नहीं दिया है। सबसे सिंपल तो ये होता कि क्वेश्चन में जब लिखा हुआ है हमारा कि 70% प्राइवेट है, 30% ऑफिशियल है, तो जो भी खर्चा उसका 70% आप टैक्सेबल कर दीजिए। जितनी भी परसेंटेज आती है उतने प्राइवेट पर्पज की उतने टैक्सेबल कर दीजिए। लेकिन लॉ मेकर्स ने क्या करा है कि एक्चुअल पे ध्यान देके यहां पर नोशनल अमाउंट उन्होंने डाली है। नोशनल यानी कि एक अपनी तरफ से रूल बना के अमाउंट डाली है। तो आपको ये नहीं चेक करना कि कितने परसेंट प्राइवेट है, कितने परसेंट ऑफिशियल है। बस इतना है कि अगर ऑफिशियल और प्राइवेट दोनों यूज हो रहा है कार का, तो जो मैं आपको नोशनल अमाउंट बताने जा रहा हूं उतने पर टैक्स लगना है, चाहे कितने भी परसेंट प्राइवेट हो और कितने भी परसेंट आपका ऑफिशियल हो, उससे फिर फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? इसमें क्या है, अगर कार की कैपेसिटी ऑफ द कार अगर है, कैपेसिटी ऑफ द कार अगर है, कैपेसिटी ऑफ कार अगर है, कितनी है? लेस देन और इक्वल टू 1600 सीसी, 1600 सीसी तक की अगर कार है हमारे पास, तो जो वैल्यूएशन होगा वो होगा 1800 पर मंथ। इसमें 1800 पर मंथ के अंदर जो कार का यूज है, जो हम ऊपर 10% ले रहे थे, वो भी शामिल है, और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है फॉर रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द कार, वो सब कुछ शामिल है। लेकिन ड्राइवर इसके अंदर शामिल नहीं है। ड्राइवर के लिए मैं बिल्कुल अलग से आपको कॉन्सेप्ट लिखवा दूंगा, अलग से बता दूंगा। ड्राइवर अलग से टैक्सेबल होता है। देखिए, जहां पर एम्प्लॉय की कार है, जो सेकंड वाला केस था, और एक्सपेंसिव भी एम्प्लॉय मेट आउट कर रहा है, पर्पज प्राइवेट है, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर में तो सब आ जाएगा। अगर ड्राइवर की सैलरी है तो ड्राइवर की भी एक्चुअल सैलरी आएगी। जब भी मैं नोशनल अमाउंट लिखवाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा, जब भी मैं नोशनल का मतलब कुछ अमाउंट बता रहा हूं, 1800 बता रहा हूं, 900 बता रहा हूं, या मैं 2400 बता रहा हूं, कुछ भी बता रहा हूं, तो वो तभी होगा जब कार का यूज पार्टली ऑफिशियल और पार्टली प्राइवेट होगा।
अगर कैपेसिटी ऑफ द कार, अगर कैपेसिटी ऑफ कार अगर है मोर देन 1600 सीसी, मोर देन 1600 सीसी अगर है, तो उसमें जो वैल्यूएशन होगा 2400 पर मंथ का होगा। 2400 पर मंथ का होगा। कितना होगा? 2400 पर मंथ का होगा। इन बोथ द केसेस जुड़ेगा एक अमाउंट 900 पर मंथ फॉर ड्राइवर। चाहे वो कार की कैपेसिटी 1600 सीसी की हो या मोर देन 1600 सीसी की हो, तो ड्राइवर के लिए 900 पर मंथ ही जोड़ा है। देखिए कितना सस्ता जोड़ा है। 900 रुपये में कौन सा ड्राइवर मिलता है? कोई भी नहीं मिलता है। 10,000 12,000 रुपये में जरूर मिलेगा ड्राइवर पर मंथ का। लेकिन अगर कार पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट है, तो हम केवल ड्राइवर के नाम के 900 रुपये ही जोड़ेंगे। ठीक है। और अगर बाकी चीज़ों के लिए जो कार का यूज भी है उसके अंदर, और कार के पेट्रोल डीजल के भी खर्चे हैं, वो 1800 पर मंथ अगर 1600 सीसी तक की कार है, और 2400 पर मंथ अगर 1600 सीसी से ज़्यादा की कार होगी। तो जल्दी से बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, फिर भी बता दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, फिर उसे देख लेते हैं। फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये तो हो गई एक सिचुएशन, जिसमें क्या था? कार किसकी थी? एम्प्लॉयर की थी, और खर्चे भी एम्प्लॉयर बियर कर रहा था। तो इसमें 3 सिचुएशन हो गई। अगर पूरा ऑफिशियल है तो क्या होगा, पूरा प्राइवेट है तो क्या होगा, और पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट है तो क्या होगा। अब दूसरी सिचुएशन को हम लोग लेके चलते हैं। अब वो सिचुएशन क्या होगी वो देख लीजिएगा। अगर कार एम्प्लॉयर की है, कार एम्प्लॉयर की है, खर्चे एम्प्लॉय बियर कर रहा है, और अगर ऑफिशियल है तो बताइए, पर्पज जो ऑफिशियल है तो टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। जल्दी से सभी बच्चे सोचेंगे, क्योंकि जब तक हम नोट करेंगे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो जाना चाहिए। इस टेक्निक से मैं करा रहा हूं कि लिखते लिखते ही आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, वो कभी ना भूलने वाला याद होगा। तो क्या इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? एम्प्लॉयर की कार है, खर्चे कर रहा है यहाँ पर एम्प्लॉय, और ऑफिशियल पर्पज है। तो कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है कभी नो कभी यस। तो बेटा यस जो है बिल्कुल गलत है। ये तो बेवकूफ़ है एम्प्लॉय की अपने खर्चे ऑफिशियल पर्पज के लिए कर रहा है। समझ में आ रही है बात आपके? ये बेवकूफ़ एम्प्लॉय कौन करता है, लेकिन अगर कर रहा है तो गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स नहीं लगाएगी। बस इस बात पे टैक्स तो ही लगेगा कि एम्प्लॉय ऑफिशियल पर्पज के लिए क्यों खर्चा कर रहा है। बताइए आप मुझे। इसे करना ही नहीं चाहिए था वैसा खर्चा, लेकिन अगर कर रहा है तो टैक्स तो बिल्कुल भी नहीं लग सकता है। और मैं पहले भी गोल्डन रूल बता चुका हूं आपको कि अगर कोई भी चीज जो मिल रही है वो ऑफिशियल पर्पज के लिए मिल रही है तो टैक्सेबल नहीं होगी। और यहां तो मिल नहीं रहा, बल्कि एम्प्लॉय दे रहा है। मिलने के लिए केवल जो मिल रहा है वो कार मिल रही है, ठीक है ना। लेकिन जो रनिंग एंड मेंटेनेंस के खर्चे वो तो एम्प्लॉय कर रहा है ऑफिशियल पर्पज के लिए, तो इस बात पर टैक्स वैसे भी नहीं लग सकता। इसमें ही दूसरी सिचुएशन, एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉय खर्चे मेट आउट कर रहा है, और फुल्ली प्राइवेट, ध्यान से सोचेगा, फुल्ली प्राइवेट। तो बताइए किस वैल्यू पर टैक्स लगना चाहिए? जल्दी से बताइए किस वैल्यू पर टैक्स लगना चाहिए? जल्दी से बताइए किस वैल्यू पर टैक्स लगना चाहिए? तो जवाब आ रहा है टैक्सेबल ओनली फॉर डेप्रिसिएशन। वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पर जो टैक्सेबल वैल्यू आएगी 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट ऑफ कार।
ऑफ कॉस्ट ऑफ कार। रीजन बिल्कुल सही है, रनिंग एंड मेंटेनेंस के खर्चे तो एम्प्लॉय खुद ही बियर कर रहा है, फुल्ली प्राइवेट अगर है भी, तो केवल जो सुविधा मिल रही है, सुविधा के नाम पर कार ही तो मिल रही है, तो जब कार मिल रही है तो 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कार टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट जो है एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉय खर्चे मिट आउट कर रहा है, तो यहां पर क्या आएगा, पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली प्राइवेट, पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली प्राइवेट। अगर ऐसा है तो क्या होगा, यहां पर अगर आप देखें खर्चे केवल एम्प्लॉय मिट आउट कर रहा है, जहां पर खर्चे भी, जो इससे ऊपर की सिचुएशन हमने देखी थी वहां पर खर्चे भी एम्प्लॉय मिट आउट कर रहा था, तो वहां 1800 एंड 2400 आया था। यहां पर केवल कार मिल रही है, लेकिन पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट के लिए मिल रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि उस अमाउंट से काफी कम यहां पे टैक्सेबल होगा। तो मैं यहां पर पहला केस और दूसरा केस लिख देता हूं। पहला केस का मतलब है जहां कैपेसिटी ऑफ द कार जो है बिलो 1600 सीसी है, और दूसरा केस यानी कि जहां मोर देन 1600 सीसी है। तो पहले केस में वहां 1800 टैक्सेबल हुआ था, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 600 पर मंथ ही टैक्सेबल होगा, और दूसरे केस में वहां 2400 हुआ था, यहां 900 पर मंथ क्या होगा, टैक्सेबल होगा। और इन बोथ द केसेस जो होगा प्लस 900 पर मंथ फॉर ड्राइवर, अगर ड्राइवर भी दिया जा रहा है, अगर ड्राइवर भी दिया जा रहा है तो वो चीज टैक्सेबल होगी। इट क्लियर? सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से अपने जवाब भेजिए। सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है कि नहीं है? सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है कि नहीं है? अब अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, इसमें क्या होगा। अब रिवर्स कर देते हैं। कार किसकी होगी? एम्प्लॉय की होगी, एम्प्लॉय की होगी। कार जो होगी एम्प्लॉय की होगी। खर्चे जो होंगे एम्प्लॉयर के होंगे, खर्चे जो होंगे एम्प्लॉयर के होंगे, और ऑफिशियल पर्पज के होंगे, ऑफिशियल पर्पज के होंगे। जल्दी से सोच के बताइए कि क्या इस बात पर भी टैक्स लगेगा? क्या इस बात के ऊपर भी टैक्स लगेगा? कार तो एम्प्लॉय की है, लेकिन रनिंग एंड मेंटेनेंस के खर्चे जो एम्प्लॉयर दे रहा है ऑफिशियल पर्पज के लिए, नहीं लगेगा, तो यहां पर आ जाएगा नील। कार अब एम्प्लॉय की है, खर्च एम्प्लॉय दे रहा है, प्राइवेट पर्पज के दे रहा है। जल्दी से बताइए कि क्या चीज टैक्सेबल होगी, क्या नहीं होगी? जल्दी से बताइए कि क्या चीज टैक्सेबल होगी, क्या नहीं होगी? कार एम्प्लॉय की है, खर्च एम्प्लॉयर के हैं, फुल्ली प्राइवेट, तो जवाब आ गया एक्चुअल एक्सपेंसेस ओनली। वेरी गुड, एक्चुअल एक्सपेंसेस, क्योंकि कार तो खुद उसकी है, तो डेप्रिसिएशन की तो बात ही नहीं है। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस फॉर रनिंग एंड मेंटेनेंस, रनिंग एंड मेंटेनेंस। क्लियर हो गई? अब बात आती है, कार एम्प्लॉय की है, खर्च एम्प्लॉय के हैं, और क्या यूज है? पार्टली ऑफिशियल, पार्टली ऑफिशियल और पार्टली प्राइवेट, पार्टली प्राइवेट। तो यहां पर आपको जैसे पता है कि रूल बनाना पड़ेगा, नॉशनल अमाउंट करनी पड़ेगी। पहला केस जहां पर जो क्यूबिक कैपेसिटी कार की है वो 1600 सीसी तक की है, तो उस केस में क्या होगा? देखिए, जब एम्प्लॉयर की कार थी और एम्प्लॉयर ही खर्चे मीट आउट कर रहा था और पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट था, तो कितनी अमाउंट टैक्सेबल करी थी हमने? जल्दी से बताइए कितनी अमाउंट हमने टैक्सेबल करी थी? जल्दी से बताइए कितनी अमाउंट टैक्सेबल करी थी? वहां हमने करी थी 1800 पर मंथ,
देखिए अमाउंट वो 1800 पर मंथ कर लें, 2000 कर लें, इस पर हमारा कोई जोर नहीं है, लेकिन लॉजिक तो यही होगा उनके टैक्सेबल करने का कि लॉ मेकर्स ने 1800 पर मंथ को एक फेयर अमाउंट माना है कि अगर एम्प्लॉयर की कार है और एम्प्लॉयर ही यूज कर रहा है, तो एम्प्लॉयर की कार है और एम्प्लॉयर ही खर्चे मीट आउट कर रहा है, तो प्राइवेट पर्पज के लिए 1800 पर मंथ सफिशिएंट फेयर अमाउंट माना है कि प्राइवेट पर्पज के लिए इतना बेनिफिट मिल जाता होगा। अब उन्होंने क्या करा, यानी कि 1800 पर मंथ के अलावा सारा का सारा ऑफिशियल है उनके हिसाब से। अब क्या है, एम्प्लॉय की कार है, खर्चे एम्प्लॉय भी कर रहा है, पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट है, तो वो कह रहे हैं कि जो भी एक्चुअल खर्चा है, जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर है उसमें से 1800 पर मंथ माइनस कर दीजिए। हम ये मान रहे हैं कि जहां एम्प्लॉय की कार है, एम्प्लॉय ओनर है, तो ज्यादातर यूज उसका प्राइवेट होगा, कुछ ऑफिशियल होगा, ठीक है। तो हम ये मान रहे हैं कि ऑफिशियल में 800 पर मंथ अमाउंट आ जाता होगा, बाकी सारा का सारा जो एक्चुअल है वो सारा का सारा क्या होगा, प्राइवेट होगा। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर में से ऑफिशियल का माइनस कर देते हैं, ये उनके हिसाब से है, तो क्या आ जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। इसी तरीके से जो दूसरा वाला केस है उसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर माइनस 2400 पर मंथ माइनस कर देंगे, और इन बोथ द केसेस जो है 900 पर मंथ, अगर ड्राइवर भी है तो ड्राइवर के तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। जल्दी से बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो, जल्दी से बताइए कोई भी प्रॉब्लम हो तो, जल्दी से बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो ये टोटल आपके 9 केसेस हो गए। अगर आप देखेंगे तो 9 केसेस हो गए, 3 और भी बन सकते हैं, तो टोटल 12 हो जाते हैं। उस 3 और में क्या होगा, एम्प्लॉय की कार होगी और एम्प्लॉय ही खर्चे बियर कर रहा होगा, यानी कि एम्प्लॉय की कार है और एम्प्लॉय ही खर्चे बियर कर रहा है। फुल्ली ऑफिशियल तो टैक्स नहीं लगेगा, फुल्ली प्राइवेट तो टैक्स क्यों लगेगा, अरे हर एक कोई आदमी अपने ऊपर तो खर्चा करता ही है, टैक्स तो उस बात पे लगेगा जो एम्प्लॉयर से सुविधा मिल रही है। तो जब एम्प्लॉयर से सुविधा मिल ही नहीं रही कोई, तो किस बात का टैक्स लगेगा, सैलरी हम टैक्सेबल कर तो रहे हैं, और अगर पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट है तो भी किस बात का टैक्स लगेगा। तो बात ये समझ में आती है सभी बच्चों के, सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया है कि नहीं किया है, और सभी बच्चों की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी से बताइए। तो देखिए एक बार नोट्स से भी हम पढ़ लेते हैं, ऐसे नोट्स में क्या लिखा हुआ है जल्दी से पढ़ लेते हैं ऐसे। वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार पहला केस है, जल्दी से निकाल लीजिएगा नोट्स को और पढ़ लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार, वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, कार मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर है, यूज फॉर ऑफिशियल अगर है, तो यहां पर पहले कॉलम में नोट्स में छपने से रह गया है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर, यहां पर भी छपना है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर और यहां पर भी एम्प्लॉयर आएगा। तो जहां पर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है और मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर है, पर्पज है यूज फॉर ऑफिस, तो टैक्सेबल वैल्यू नील आएगी। दूसरा केस है एम्प्लॉयर की कार है, मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर है, यूज फॉर पर्सनल पर्पज, तो एक्चुअल मेंटेनेंस कॉस्ट बोर्न बाय द एम्प्लॉयर प्लस 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द कार। और तीसरा केस जहां पे एम्प्लॉयर की कार है और एम्प्लॉयर ही मेंटेन कर रहा है और पर्पज है यूज फॉर बोथ ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल पर्पज, तो इफ क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ द कार इज मोर देन 1.6 लीटर तो 2400 पर मंथ, और अगर क्यूबिक कैपेसिटी आपकी अप टू 1600 सीसी तक की होगी तो उसमें आ जाएगा आपका 1800 पर मंथ। ये रेट क्लियर। तो इसी तरीके से बाकी केसेस भी हैं, तो जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी है और मैंने आपको नोट्स भी इसके बनवा दिए हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए मुझे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम कुछ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं
कि और क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो ये टेबल तो हमने ख़त्म कर दी है, ये टेबल तो हमने ख़त्म कर दी है। ये ड्राइवर के लिए है कि सॉफ्टवेयर या ड्राइवर फैसिलिटी है प्रोवाइडेड विद द कार। अगर ऑफिशियल पर्पज के लिए तो टैक्सेबल नहीं होगा। फुल्ली अगर पर्सनल पर्पज के लिए तो एक्चुअल सैलरी टैक्सेबल होगी, और अगर बोथ ऑफिशियल और प्राइवेट पर्पज के लिए तो कोई सा भी केस होगा 900 पर मंथ आपका टैक्सेबल होगा। तो सब कुछ लॉजिकल है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको एक से ज्यादा कार की सुविधा दे रहा है, उस सारी की सारी कार आपको कह रहा है कि आप प्राइवेट पर्पज के लिए भी ऑफिशियल पर्पज के लिए भी कैसे भी जो है आप यूज करना चाहें वो यूज कर लीजिए, तो रूल क्या है। अगर एक से ज्यादा कार की सुविधा दे रहा है तो रूल क्या है, और तो रूल है कि कोई भी एक कार आपको पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट के तरीके से वैल्यूएशन करना पड़ेगा, और जितनी भी बाकी कार हैं तो उनका फुल्ली प्राइवेट यूज हमें मानना पड़ेगा। अगर एक से ज्यादा कार दे रहा है तो आप खुद सोचिए कि ऐसा थोड़ी है कि एम्प्लॉय एक समय में एक से ज्यादा कार ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई एक कार पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट पर्पज के लिए करना पड़ेगा, जिस तरीके से भी आपका वैल्यूएशन कम आए, और जितनी भी बाकी कार हैं वो सारा का सारा आपको फुल्ली प्राइवेट पर्पज मानना पड़ेगा, और टैक्सेबल वैल्यू निकालनी पड़ेगी पर यूनिट की। ये हमारे हाथ में है कि कैसे करें। जिस तरीके से भी वैल्यूएशन मिनिमम आता है लोअर आता है वैसे कर लेंगे। सपोज की एक कार ए है एक कार बी है, और दोनों ही कारें हमें पार्टली प्राइवेट पार्टली ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज करने के लिए कह रखा है। तो हम पहले करेंगे कार ए को मानेंगे पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट, उस तरीके से हम वैल्यूएशन करना शुरू कर देंगे, और कार बी को मानेंगे फुल्ली प्राइवेट। तो दोनों का वैल्यूएशन जोड़ देंगे ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 में हम अपने ऑप्शन को रिवर्स करेंगे, कार ए को हम क्या मानेंगे फुल्ली प्राइवेट मानेंगे, और कार बी को मानेंगे पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट। दोनों तरीके से वैल्यूएशन करके हम जिस भी वैल्यूएशन में कम वैल्यू आती है वो ऑप्शन क्या करेंगे हम लोग एक्सरसाइज कर लेंगे। जल्दी से बताइए ये बात समझ में आई या नहीं आई, फिर मैं आपको क्वेश्चन भी कराता हूं। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है जो एमसीक्यू में खास तौर से आपसे पूछा जा सकता है, जैसे ये 1800 पर मंथ है 2400 पर मंथ है, तो ये एक महीने का वैल्यूएशन है। सपोज कीजिए अगर आपको 1.5 मंथ के लिए यूज करने के लिए दिया गया, तो आप बताइए कितना टैक्सेबल करेंगे। तो मैं ही बता देता हूं, आप क्या बताएंगे, आपको तो 1.5 महीने लगेगा, लेकिन यहां पे मंथ का मतलब है फुल मंथ। मंथ डिनोट कंप्लीटेड मंथ एंड पार्ट ऑफ द मंथ इज लेफ्ट आउट ऑफ कंसिडरेशन। यानी कि अगर 1.5 मंथ के लिए दिया गया है तो सिर्फ एक महीने का हम टैक्सेबल करेंगे। बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाए, लेकिन मैंने बता दिया आपको, क्योंकि अगर लॉजिकल चलेंगे तो लॉजिकल के हिसाब से तो 1.5 मंथ का ही टैक्सेबल होना चाहिए, लेकिन यहां जो है इसे टेक्निकल टच दे रखा है, वो मंथ को डिफाइन कर रखा है कि फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ कार, सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूं फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ कार, मंथ मीन फुल कंप्लीटेड मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ इज कंप्लीटली टू बी इग्नोर्ड। मंथ का मतलब है फुल कंप्लीटेड मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ को क्या करना पड़ेगा, हमें इग्नोर करना पड़ेगा। तो ये लॉजिकल नहीं है, कॉन्सेप्चुअली है। कॉन्सेप्चुअली का मतलब है लॉ मेकर्स ने थोड़ा टेक्निकल टच बना रखा है, डिफाइन कर रखा है कि यहां पर मंथ का मतलब क्या है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चों को क्लियर है ये चीज? सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है कि नहीं है? अब देखिएगा ये इलस्ट्रेशन है, विद आंसर मैंने आपको दे रखा है। अलग अलग सिचुएशन है, फर्स्ट सिचुएशन बिल्कुल अलग है, सेकंड सिचुएशन बिल्कुल अलग है, थर्ड सिचुएशन बिल्कुल अलग है। एक तरह से ये 6 क्वेश्चन है, 6 पार्ट हैं, तो 6 क्वेश्चन है। आप एक ही क्वेश्चन मत मानिएगा इन्हें, ये टोटल 6 क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ये 6 पार्ट हैं तो X has been provided with the benefit of a car by an employer. A sole proprietary concern compute the perquisite value of the car for the assessment year 2020-21. In the following situation, the taxable monetary emolument of R are 1,50,000.
तो इससे तो फिलहाल मतलब नहीं है आपको कि अगर टैक्सेबल मॉनेटरी एमोल्यूमेंट 1,50,000 है तो अभी आपको इस चीज को तो छोड़ना है, ठीक है ना। इसका भी मैं यूज बताऊंगा कि क्या है, लेकिन फिलहाल इसे छोड़ना है। द कार इज ओन्ड बाई एक्स बट द रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 40,000 ड्यूरिंग द previous year are made by the employer. The car is used for personal benefit, only for official, 30% for personal and 70% of official. जल्दी से मुझे बताते रहिए कि क्या टैक्सेबल होगा। पहले पार्ट में भी 3 पार्ट हैं। कार ओन बाई एक्स है यानी कि एम्प्लॉय हो गया। रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो हैं वो एम्प्लॉयर मीट आउट कर रहा है, तो कार एम्प्लॉय की, खर्चे एम्प्लॉयर के, फॉर द पर्सनल बेनिफिट ऑफ एक्स। तो अगर एक्स के बेनिफिट के लिए है तो कितना टैक्सेबल होगा, जल्दी से बता दीजिए मुझे कितना टैक्सेबल होगा। तो जवाब आ रहा है कि 40,000, बिल्कुल सही जवाब है। तो जो भी एक्चुअल खर्चा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ओनली फॉर ऑफिशियल पर्पज है तो बी वाले का आंसर दीजिएगा। ओनली फॉर ऑफिशियल पर्पज है तो क्या होगा, नील होगा। ये भी बिल्कुल सही जवाब है। और अगर 30% पर्सनल और 70% ऑफिशियल है तो क्या होगा, तो इसमें आपको परसेंटेज ध्यान नहीं रखनी है, मैं बार बार बात कर रहा हूं। अगर पार्टली ऑफिशियल है पार्टली प्राइवेट है तो परसेंटेज हमें ध्यान नहीं रखनी है, बल्कि एक रूल बना रखा है, उस रूल के हिसाब से अमाउंट टैक्सेबल होगी। तो जल्दी बताइए कि अगर कार ओन बाई एक्स है और पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट है और खर्चे जो है वो बियर कर रहा है एम्प्लॉयर, तो क्या होगा। तो बिल्कुल लास्ट वाला केस मैंने लिखवाया था। एक्चुअल एक्सपेंडिचर यानी कि 40,000 ये हम मान लेंगे प्राइवेट पर्पज के हैं, लेकिन इसमें से जितना ऑफिशियल पर्पज का होगा और वो हम मान लेंगे 1800 पर मंथ या 2400 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन द क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ द कार। तो क्यूबिक कैपेसिटी इसमें नहीं दे रखी है, तो आप क्वेश्चन में यानी कि आंसर देते वक्त एजम्पशन डालेंगे कि हमने क्यूबिक कैपेसिटी क्या मानी है। तो लॉजिक ये मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने मैंने बता दिया कि जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर है उसमें से ये जो माइनस करके जो आएगा वो वैल्यू क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो फटाफट जल्दी से हम सॉल्यूशन 1 को देख लेते हैं। 1 का जो पार्ट ए है तो यहाँ पर 40,000 पूरे टैक्सेबल होंगे। दूसरे में ये परक्यूटेड वैल्यू है ही नहीं क्योंकि ऑफिशियल पर्पज के लिए है। और तीसरे केस में जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है उसमें से 1800 या 2400 पर मंथ एज द केस में भी जो है वो माइनस होगा, और उसे माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। जल्दी से बताइए कि आपके समझ में आई ये बात या नहीं आई। सेकंड जो क्वेश्चन है, जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। द एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स ए कार ऑफ 1.5 लीटर, ये साफ साफ दे रखा है 1.5 लीटर, इंजन क्यूबिक कैपेसिटी कॉस्टिंग 5 लाख, एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल बेनिफिट ऑफ एक्ट, द एक्सपेंस इनकर्ड ऑन द कार आर 52,000। जल्दी से मुझे बताइए कि क्या टैक्सेबल होने जा रहा है, क्या टैक्सेबल होने जा रहा है। 1.5 लीटर की कार है, 5 लाख की कॉस्टिंग है और 52,000 रुपये खर्चे हैं, तो 52,000 रुपये तो 52,000 तो एक टैक्सेबल हो जाएंगे, प्लस 10% ऑफ 5 लाख यानी कि 50,000 ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो टोटल जो टैक्सेबल होगा वो हो जाएगा 1,02,000। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? सभी बच्चे बताएंगे कि क्या आपको भी यही लगता है। तो यही है आंसर 1,02,000। नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज पर इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर दिया हुआ है पार्ट नंबर 2 का। पार्ट नंबर 2 का द एंटायर रनिंग एंड मेंटेन एक्सपेंसेस आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एंड 10% ऑफ बीइंग द नॉर्मल वियर एंड टियर विल बी ए परक्यूरेट यानी 52,000 प्लस 50,000 दैट इज 1,02,000 विल बी ए टैक्सेबल परक्यूरेट। पुराने पेज पर वापस चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। थर्ड केस जो है, एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स ए कार बिलो 1.6 लीटर यानी 1.6 लीटर से कम की है, along with the driver to act partly for office and partly for personal, the expenses incurred by the company are
इसमें आप एक्सपेंसिव पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे ध्यान नहीं देंगे। एक रूल है 1.6 लीटर से कम की है तो 1800 पर मंथ, या ये तो हो गया कार के लिए, इसमें रनिंग एंड मेंटेनेंस भी आ गया और कार का जो डेप्रिसिएशन वो भी आ गया, लेकिन ड्राइवर की सैलरी इसमें नहीं आई है। 900 रुपये ड्राइवर के, तो ये टैक्सेबल होगा 1800 पर मंथ यानी कि इंटू 12 और 900 पर मंथ इंटू 12, ये चीज टैक्सेबल होगी। फटाफट आंसर भी देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है आंसर में, जल्दी से आंसर भी देख लेते हैं। थर्ड केस जो है परक्यूटेड वैल्यू सेल बी फॉर कार 800 इंटू 12 आ जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, और फॉर ड्राइवर जो आ जाएगा 900 इंटू 12 यानी कि 10,800 आ जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 32,400। वापस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, इन केस इन पार्ट नंबर थर्ड द एम्प्लॉय मेंटेन्स लॉगबुक एंड इट एस्टेब्लिश दैट 30% ऑफ द टोटल कवरेज ऑफ द कार इज फॉर पर्सनल एंड 70% फॉर ऑफिशियल। कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप ये मेंटेन भी करते हैं कि कितना प्राइवेट है कितना ऑफिशियल है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें यही नोशनल रूल लगाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ पॉइंट, एम्प्लॉय प्रोवाइड ए कार अबव 1.6 लीटर टू एक्ट विच इज यूज्ड फॉर ऑफिशियल एंड ऑल्सो यूज्ड बाय एक्ट फॉर कम्यूटिंग फ्रॉम हिज रेजिडेंस टू ऑफिस एंड बैक। ये ध्यान रखिएगा कि घर से ऑफिस जाना और ऑफिस से घर आना ये प्राइवेट पर्पज नहीं माना जाता है। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो कार दी जा रही है वो ऑफिशियल पर्पज के लिए प्लस घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के लिए दी जा रही है। तो क्योंकि ये प्राइवेट पर्पज नहीं माना जाता, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ऑफिशियल पर्पज हो गया, तो इसका मतलब है नथिंग इज टैक्सेबल, जैसा कि आपको फिफ्थ क्वेश्चन के आंसर में दिख भी रहा होगा। तो इन दिस केस देयर इज नो परक्यूरेट बिकॉज द कार इज नॉट यूज्ड फॉर द पर्सनल बेनिफिट ऑफ एक्ट conveyance facility for commuting from residence to office and back is not considered as a perquisite. However, the specified document shall have to be maintained. तो क्लियर है ये चीज। और एक लास्ट पार्ट इसका जो रह गया है, इसमें मोर देन वन कार है। X is provided with 2 cars to be used for official and personal work, and the following information is available from the complete company record. तो पहली कार की डिटेल दे रखी है, दूसरी कार की डिटेल दे रखी है। तो ये डिटेल इसलिए दे रखी है क्योंकि दो ऑप्शन अलग अलग लेने पड़ेंगे। पहले केस में जब कार 1 मानोगे तो फुल्ली प्राइवेट मान लीजिएगा, फुल्ली प्राइवेट मान के 6 लाख का 10% ये भी टैक्सेबल होगा 60,000। रनिंग एंड मेंटेनेंस जो है एक्चुअल टैक्सेबल होंगे 60,800, और सैलरी ऑफ द ड्राइवर जो एक्चुअल होगी वो टैक्सेबल होगी जब आप कार 1 को फुल्ली प्राइवेट मानेंगे। जब आप कार 1 को फुल्ली प्राइवेट मानेंगे तो उस केस में आपको कार 2 को पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट मानना पड़ेगा। तो उस केस में जो 4 लाख हैं और 48,000 इनका कोई भी मतलब नहीं है, बिलो 1.6 लीटर की है तो 1800 पर मंथ जो है आपको टैक्सेबल करना पड़ेगा, और ड्राइवर की एक्चुअल सैलरी से कोई मतलब नहीं है, 900 पर मंथ जो है हमें टैक्सेबल करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरे ऑप्शन में कार 2 को फुल्ली प्राइवेट मानेंगे, तो जब फुल्ली प्राइवेट मानेंगे तो 4 लाख का 10% 40,000 प्लस 48,000 पूरा टैक्सेबल होगा, और ड्राइवर की एक्चुअल सैलरी टैक्सेबल होगी। और इस केस में हमें नॉशनल अमाउंट टैक्सेबल करनी पड़ेगी। जल्दी से बताइए सभी बच्चों के क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिएगा 6th पार्ट का आपका 2 सॉल्यूशन बनाने पड़ेंगे कि पहले ऑप्शन में आपने क्या माना है, दूसरे ऑप्शन में आपने क्या माना है। पहले ऑप्शन के हिसाब से 1,32,000 टैक्सेबल हो रहा है, और दूसरे ऑप्शन के हिसाब से जो टैक्सेबल हो रहा है आपका देख लीजिएगा कितना अमाउंट टैक्सेबल हो रहा है, क्योंकि शायद इसमें कुछ अमाउंट मिसिंग है। तो जो भी टैक्सेबल हो रहा है तो जिस भी वैल्यूएशन के हिसाब से आपका मिनिमम आएगा वो अमाउंट आपको क्या करनी है, टैक्सेबल करनी है। तो सॉल्यूशन आपके सामने। बताइए कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बताइए, कोई भी प्रॉब्लम है क्या, जल्दी से बताइए कि कोई भी प्रॉब्लम है क्या आपको। कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसके बाद हम लोगों ने LTCA पढ़ ही लिया था, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, LTC पढ़ ही लिया था। अब हम पढ़ेंगे मेडिकल परक्यूरेट। तो 10 मिनट का मैं आपको ब्रेक दे रहा हूं, फिर हम मेडिकल परक्यूरेट पढ़ेंगे। ये भी अपने आप में थोड़ा सा बड़ा परक्यूरेट है, ये 3 परक्यूरेट बड़े हैं, वो आज खत्म कर लेंगे हम। और उसके बाद छोटे छोटे परक्यूरेट हैं, वो एक ही दिन में सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। कुछ आज भी करेंगे छोटे छोटे परक्यूरेट, और फिर जो कल की क्लास होगी उसमें सारे के सारे परक्यूरेट वैल्यूएशन आपके खत्म हो जाएंगे। फिर एक टॉपिक बचेगा, रिटायरमेंट बेनिफिट। तो मैं आपको 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम ब्रेक। ब्रेक के बाद सभी बच्चों का स्वागत है। वेलकम ब्रेक मैंने गलती से कह दिया, ब्रेक के बाद सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको कार का वैल्यूएशन करवाया था। कार के वैल्यूएशन में सारी की सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दी थी। उसमें एक दो पॉइंट और लिखाने हैं, तो उसे कंप्लीट करने के बाद नोटबुक अपनी निकाल लीजिएगा कि अगर मोर देन 1 कार है तो क्या होगा, और मंथ का मतलब क्या है, उसे एक बार लिखा देता हूँ। उसके बाद हम मेडिकल परक्यूरेट के ऊपर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोटबुक निकाल लीजिए अपनी। जल्दी से नोटबुक निकाल लीजिएगा। केस है, इफ एम्प्लायर provides more than 1 car, employer provides more than 1 car, तो क्या होगा? treat any 1 car as partly official and partly treat any 1 car as partly official and partly private. All other car shall be treated as fully private purpose. All other cars shall be treated as fully private purpose. ये तब है अगर एम्प्लायर आपको मोर देन 1 कार की सुविधा देता है, तो उनमें से कोई भी एक कार का वैल्यूएशन हम करेंगे पार्टली ऑफिशियल पार्टी प्राइवेट की तरह, और बाकी कार का वैल्यूएशन करेंगे हम फुल्ली प्राइवेट की तरह। उसमें से उसका जो भी टोटल वैल्यूएशन आएगा वो हमारी परक्यूरेट वैल्यू होगी। कौन सी कार को हम पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट करेंगे और कौन सी कार को हम फुल्ली प्राइवेट करेंगे, वो हमें ऑप्शन को बदल बदल के देखना पड़ेगा। जिस ऑप्शन के अंदर भी टोटल वैल्यूएशन कम आए, ठीक है, तो उसको हमें ऑप्शन को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इसके अंदर मंथ का मतलब क्या है? मंथ का मतलब क्या है? मंथ सेल मीन full month. Month means full month. Part of month shall be ignored.
पार्ट ऑफ द मंथ शैल बी इग्नोर्ड। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से यहां तक बताइए कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है क्या। मैंने लिखा दिया है और अब हम नए परक्यूरेट की तरफ बढ़ते हैं। उस परक्यूरेट का नाम है मेडिकल परक्यूरेट। उस परक्यूरेट का नाम है मेडिकल परक्यूरेट। सभी बच्चे मेरे साथ ध्यान से पढ़ेंगे कि मेडिकल परक्यूरेट के लिए क्या रूल्स हैं। देखिए, मेडिकल परक्यूरेट दो तरीके हैं। अगर आपको इंडिया में सुविधा दी जाए तो क्या होगा, और इंडिया से बाहर अगर सुविधा दी जाए तो क्या होगा। मेडिकल फैसिलिटी जो है वो दो तरीके की हैं। अगर आपको इंडिया में सुविधा दी जाए तो क्या होगा, और इंडिया से अगर बाहर दी जाए तो क्या होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ मेडिकल परक्यूरेट, मेडिकल फैसिलिटीज इन इंडिया और मेडिकल फैसिलिटीज आउटसाइड इंडिया। अगर आपको इंडिया में सुविधा दी जाए तो क्या होगा, और अगर इंडिया से बाहर सुविधा दी जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया का जिक्र कर लेते हैं कि मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया क्या होगा। मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए, मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया का ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपका जो इलाज है, देखिए मेडिकल अलाउंस भी पढ़ा था हमने, मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन मेडिकल परक्यूरेट में काफ़ी कुछ एग्जेम्प्टेड है। तो हम बात कर रहे हैं मेडिकल फैसिलिटीज की। मेडिकल फैसिलिटी यानी मेडिकल परक्यूरेट कब होगा, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ये एश्योरेंस देता है, कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं बतलाता है, बल्कि ये कहता है कि हमारे यहाँ नौकरी करने में जो आपको सैलरी मिलेगी वो तो मिलेगी ही, लेकिन आपका और आपकी फैमिली मेंबर का जो इलाज है वो भी हमारे यहाँ वो एम्प्लॉयर भी करेगा, वो कंपनी भी करेगी। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जिस साल आप बीमार होंगे उस साल कंपनी दे देगी, लेकिन जिस साल आप बीमार नहीं होंगे उस साल कंपनी कुछ भी पेमेंट नहीं करेगी। तो ये है मेडिकल परक्यूरेट। अगर एक फिक्स्ड अमाउंट दे दिया जाता तो उस केस में वो मेडिकल अलाउंस था, और मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, लेकिन मेडिकल परक्यूरेट में काफ़ी कुछ एग्जेम्प्ट हुआ करता है। तो इसका एक पार्ट आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी पार्ट हम बाद में कंप्लीट करेंगे, जिससे कि एक ही दिन में आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट ना हो जाए, क्योंकि कार भी आज हम लोगों ने पढ़ा है। तो अगर मेडिकल जो नर्सिंग होम है, जो आपका क्लिनिक है या हॉस्पिटल है, वो मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर है, यानी कि जहां पर इलाज हो रहा है आपका, अगर वो जगह एम्प्लॉयर की है, एम्प्लॉयर ही मेंटेन कर रहा है, तो उस केस में जितना भी खर्चा आपके या आपकी फैमिली के ऊपर आएगा वो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होने जा रहा है। ध्यान दीजिए, अगर सपोज कीजिए आप अपोलो हॉस्पिटल में हैं और अपोलो हॉस्पिटल में काम करते हैं, नर्सें हैं और स्टाफ है, डॉक्टर है, तो वो भी तो बीमार पड़ सकते हैं, उनका इलाज भी तो अपोलो हॉस्पिटल में हो सकता है। तो अगर ऐसा केस है, मैंने एक अपोलो हॉस्पिटल के लिए एक एग्जाम्पल लिया है, किसी भी एम्प्लॉयर का अगर है, अदर देन अपोलो का भी है, मान रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी ने भी हो सकता है कि कुछ शहरों में अपने हॉस्पिटल बनवा रखे हों और रिलायंस कंपनी अपने कर्मचारी या उसके फैमिली मेम्बर्स का इलाज अपने हॉस्पिटल में वो करवाती हो, तो एम्प्लॉय के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होने जा रहा है। इज इट क्लियर? तो देखिएगा, सबसे पहला ये आपको मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया है। इसमें जो सेकंड है हमारा, अगर एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा है तो नेचर ऑफ मेडिकल फैसिलिटी टू एम्प्लॉय एंड दियर फैमिली मेंबर किसी भी तरह की हो सकती है, और खर्चा कौन कर रहा है, इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर है, तो नॉट चार्जेबल टू टैक्स, नो मॉनेटरी सीलिंग, कुछ भी चार्जेबल नहीं होगा, वो कितने अमाउंट तक का भी जो है वो इलाज हो सकता है। दूसरा केस जो बिल्कुल फ्री में है, ये तो ऊपर जो है ये है हेडिंग, ये है हेडिंग कि हॉस्पिटल किसका है, नेचर ऑफ मेडिकल फैसिलिटी क्या है, एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, और इज इट चार्जेबल टू टैक्स। तो पहला केस हो गया कि अगर एम्प्लॉयर का है हॉस्पिटल, नेचर ऑफ मेडिकल फैसिलिटी कोई सी भी हो सकती है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रहा है एम्प्लॉयर, तो नॉट चार्जेबल टू टैक्स, कोई भी सीलिंग लिमिट नहीं है। दूसरा केस है, दूसरा जो केस है वो है हमारा कि अगर जो हॉस्पिटल हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, लोकल अथॉरिटी के हैं, तो उस केस में क्या होगा। अगर
जिस जगह इलाज चल रहा है एम्प्लॉय का या उसके फैमिली मेंबर का, वो इलाज चल रहा है इन ए हॉस्पिटल, इन ए क्लिनिक, इन ए नर्सिंग होम विच इज मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, विच इज मेंटेन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, तो उस केस में क्या होगा, तो नेचर और मेडिकल फैसिलिटी कोई भी हो सकती है, यानी इनकर्ड बाय और रिएम्बर्ड बाय द एम्प्लॉयर कर रहा है, यानी कि सपोज कीजिए आप रिलायंस कंपनी में काम करते हैं लेकिन आपका इलाज एम्स में हो रहा है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो एम्स है दिल्ली में और बहुत जगह और भी ब्रांचेज हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल है वो, आपका एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल नहीं है। अगर आपका एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल होता तो वो पहले केस में पढ़ के भी एग्जाम हो जाता, लेकिन आपका एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है या लोकल अथॉरिटी का है या आपका स्टेट गवर्नमेंट का है, उसमें भी जो इलाज है वो पूरा का पूरा क्या है, एग्जेम्प्टेड है, कोई भी उसमें मॉनेटरी लिमिट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल ना हो लेकिन गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर रखा हो ट्रीटमेंट के लिए, तो सेकंड केस एनी अदर पर्सन बट अप्रूव बाय द गवर्नमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इट एम्प्लॉय, अगर ये वाला केस है तो यहां पर भी वही रूल लगेंगे जो गवर्नमेंट के लिए लगते हैं। तो दो केस हो गए, अगर एम्प्लॉयर का नर्सिंग होम है, एम्प्लॉयर का क्लिनिक है, एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है, तो वहां पर भी नेचर किसी भी तरह के इलाज की हो सकती है। इसके अलावा कोई भी सीलिंग नहीं है एग्जामिनेशन की, कितना भी अमाउंट तक का इलाज जो होगा वो टैक्स फ्री है। दूसरा केस, अगर एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल नहीं है, एम्प्लॉयर का क्लिनिक नहीं है, तो उस केस में अगर आपका इलाज एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर का जो इलाज है वो एक ऐसे हॉस्पिटल, एक ऐसे नर्सिंग होम में हो रहा है जो कि मेंटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है या जो अप्रूव्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट से इस पर्पज के लिए, तो वहां पर भी नेचर ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज कोई सी भी हो सकती है और उस केस में भी कोई सीलिंग लिमिट नहीं है। अब पूरा का पूरा क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए थर्ड केस पर, अगर आपका इलाज ये भी फुल एग्जामिनेशन का केस है लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट आएगा, अगर आपका इलाज एम्प्लॉय का या फैमिली मेंबर का इलाज, इफ द ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर अगर हो रहा है, ना तो वो एम्प्लॉय के हॉस्पिटल में हो रहा है और ना ही वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में हो रहा है, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा है, तो उस केस में क्या है कि अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड की बात नहीं कर रहे, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वो हॉस्पिटल अप्रूव्ड है, प्लस जो बीमारी आपको हुई है एम्प्लॉय को या उसके फैमिली मेंबर्स को हुई है वो भी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूव्ड अगर है, लिस्ट दे रखी है डिपार्टमेंट ने, अगर हॉस्पिटल स्पेसिफाइड है प्लस साथ के साथ बीमारी स्पेसिफाइड है, रूल 3 कैपिटल ए में वो बीमारियां आती हैं, आपको बीमारियों के नाम याद नहीं रखने हैं, वो क्वेश्चन में आ जाएगा कि रूल 3A में पढ़ने वाली बीमारी है या नहीं है, तो भी कितनी भी अमाउंट तक का इलाज जो है एग्जेम्प्टेड है। ध्यान से समझिएगा, अगर आपके एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल होता और आपको बुखार आ गया, छींक आ गए और आप जाके 4 दिन के लिए भर्ती हो गए, ठीक है, ऑल्दो जो बुखार आना है या छींक आना है वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से जो बीमारी है वो अप्रूव्ड नहीं है, तो भी पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता। अगर यही काम आप सरकारी हॉस्पिटल में आपका इलाज चलता तो भी आपका पूरा पूरा क्या हो जाता, एग्जेम्प्ट हो जाता। लेकिन अगर बीमारी स्पेसिफाइड नहीं है या हॉस्पिटल स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, और आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, अगर आपके एम्प्लॉय का हॉस्पिटल नहीं है और आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं तो उस केस में फुल एग्जम्पशन अगर चाहिए, उस केस में अगर फुल एग्जम्पशन अगर चाहिए तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक कमिश्नर ऐसे हॉस्पिटल को चुनना पड़ेगा, फुल एग्जम्पशन अगर आपको चाहिए एक ऐसे हॉस्पिटल को चुनना पड़ेगा जो कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से क्या हो, प्रेस्क्राइब्ड हो, और बीमारी भी ऐसी होनी चाहिए जो रूल 3A में प्रेस्क्राइब्ड हो। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, हॉस्पिटल भी प्रेस्क्राइब्ड है और बीमारी भी प्रेस्क्राइब्ड है, तो उसमें भी फुल अमाउंट की एग्जम्पशन आपको मिल जाएगी। देखिएगा, अप्रूव्ड बाय द चीफ कमिश्नर हैविंग रिगार्ड टू द प्रेस्क्राइब्ड गाइडलाइन, ये तो हॉस्पिटल की बात हुई। बीमारी कौन सी होनी चाहिए, नेचर ऑफ मेडिकल प्रेस्क्रिप्ट क्या होना चाहिए, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड डिसीज गिवन अंडर रूल 3 होना चाहिए, और खर्चा कौन कर रहा है, इनकर्ड और रिएम्बर्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो नॉट चार्जेबल टू टैक्स, नो मॉनेटरी सीलिंग, यहां पर भी कोई मॉनेटरी सीलिंग नहीं होगी।
इसके अलावा अगर आपका एम्प्लॉयर आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराता है, आपका या आपके फैमिली मेंबर्स का हेल्थ इंश्योरेंस कराता है, तो उस केस में भी नथिंग इज चार्जेबल टू टैक्स, कुछ भी चार्जेबल नहीं होगा। इन 4 केसेस को आप छोड़ दीजिए जो ऊपर हमने पढ़े, यानी कि इलाज आपका जो है एम्प्लॉय के हॉस्पिटल में नहीं है, इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है, या तो हॉस्पिटल प्रेस्क्राइब नहीं है या बीमारी प्रेस्क्राइब नहीं है। अगर हॉस्पिटल और बीमारी दोनों ही प्रेस्क्राइब होती तो भी हम कुछ किसी भी वैल्यू पर टैक्स नहीं लगाते। लेकिन अगर आपका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है, ठीक है, लेकिन या तो हॉस्पिटल प्रेस्क्राइब नहीं है, बीमारी प्रेस्क्राइब नहीं है, दोनों ही प्रेस्क्राइब नहीं है, तो फुल अमाउंट के ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, जैसे कि मेडिकल अलाउंस के ऊपर टैक्स लगता था। ठीक है, पहले कभी हुआ करती थी 15,000 रुपए तक की एग्जम्पशन, तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर 15,000 रुपए लिख के काट रखा है, यानी कि फुल अमाउंट क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो मेंटेन बाय एनी अदर पर्सन, फॉर एग्जाम्पल ये प्राइवेट क्लिनिक है, बीमारी फिर कोई सी भी हो सकती है, और इनकर्ड और रिएम्बर्ड बाय द एम्प्लॉयर है, तो नॉट चार्जेबल टू टैक्स अप टू 15,000 पर एनम। ये गुजरे जमाने की बात हो गई है। अब क्या होगा, फुल्ली अमाउंट जो होगा रिएम्बर्स जो होगा एम्प्लॉय के द्वारा, वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। जल्दी से बताइए आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताइए कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये सब बात हम कर रहे हैं मेडिकल परक्यूटेड इन इंडिया, मेडिकल परक्यूटेड आउटसाइड इंडिया अभी हमने बात नहीं करी है। यहाँ पर इलाज जो है एम्प्लॉय का है, उसके फैमिली मेंबर का है, तो फैमिली में कौन कौन है, वही है जो एलटीसी के अंदर था, स्पाउस चाहे डिपेंडेंट हो या नहीं हो, चिल्ड्रन चाहे डिपेंडेंट हो या नहीं हो, लेकिन पेरेंट और ब्रदर्स एंड सिस्टर तभी फैमिली में आएंगे अगर वो डिपेंडेंट हैं। अगर नॉट डिपेंडेंट हैं तो वो फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि उनके ऊपर अगर खर्च किया गया तो फुल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। जहां जहां मैंने आपको फुल एग्जम्पशन भी बताई है, तो वहां पर भी तभी फुल एग्जम्पशन है अगर इलाज एम्प्लॉय का है, उसके फैमिली मेंबर का होता है। अगर इलाज उन लोगों का होता है और एम्प्लॉयर दे भी रहा है जो इनकम टैक्स के नियम के हिसाब से फैमिली के डेफिनेशन में नहीं आते हैं, तो जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर होगा क्या हो जाएगा, वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराओगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट फादर का इलाज कराया है, इंडिपेंडेंट मम्मी पापा का इलाज कराया है, उनके ऊपर आपका से 1 लाख खर्च हुआ है, लेकिन एक जो खर्च हुआ है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है, तो अभी हम पढ़ के आए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का इलाज जो है एग्जेम्प्टेड है, लेकिन वो तभी तो एग्जेम्प्टेड है जब एम्प्लॉय का या उसके फैमिली मेंबर का है। लेकिन अगर किसी ऐसे मेंबर का खर्चा किया जा रहा है एम्प्लॉय के द्वारा जो कि इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से फैमिली में नहीं आता है, तो वो एंटायर एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को, सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए सभी बच्चों को फैमिली की डेफिनेशन भी क्लियर है या नहीं है। इलस्ट्रेशन हम पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज अवेल्ड ऑफ बाय एक्ट फ्रॉम इट एम्प्लॉय इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो अलग अलग केसेस हैं, जैसे ए केस बिल्कुल अलग है, बी केस बिल्कुल अलग है, सी केस बिल्कुल अलग है। ए केस के अंदर फिर 5 पॉइंट है, तो वो इकट्ठा हम लेंगे। द एम्प्लॉयर रिएम्बर्स द फॉलोइंग मेडिकल एक्सपेंसेज ट्रीटमेंट ऑफ एक्स बाय हिज फैमिली फिजिशियन। बताइए ये एग्जेम्पशन में आएगा या टैक्सेबल में आएगा? एग्जेम्पशन आएगी तो कितनी आएगी, टैक्सेबल आएगा तो कितना आएगा? ट्रीटमेंट ऑफ एक्स बाय हिज फैमिली फिजिशियन, एक्स एम्प्लॉई है, एक्स का ट्रीटमेंट हो रहा है उसके फैमिली फिजिशियन के द्वारा। जल्दी से बताइए ये एग्जेम्पशन में है क्या? एग्जेम्पशन में तभी आएगा यदि एम्प्लॉयर के क्लिनिक में हो रहा हो, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। एग्जेम्पशन तभी आएगी यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है, ऐसा भी कुछ लिखा हुआ नहीं है। एग्जेम्पशन तभी आएगी यदि प्रेस्क्राइब्ड हॉस्पिटल हो प्लस प्रेस्क्राइब्ड बीमारी हो, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। FT लिख रहा हूं, फुल्ली टैक्सेबल। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ मिसेज एक्स, यानी कि वाइफ का, ये उसकी फैमिली में तो है, इन ए प्राइवेट नर्सिंग होम, तो ये भी क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ एक्स मदर डिपेंडेंट अपॉन हिम, तो लिखा हुआ है डिपेंडेंट अपॉन हिम 1200 बाय प्राइवेट डॉक्टर, ये भी क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि प्राइवेट डॉक्टर की बात हो रही है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्स ब्रदर नॉट डिपेंडेंट अपॉन हिम
तो ये तो वैसे भी फुल्ली टैक्सेबल है, क्योंकि ब्रदर फैमिली की डेफिनेशन में ही नहीं है, क्योंकि नॉट डिपेंडेंट है। और ट्रीटमेंट ऑफ एक्स ग्रैंडफादर डिपेंडेंट अपॉन हिम, तो ग्रैंडफादर डिपेंडेंट होने के बाद भी फैमिली में नहीं है, क्योंकि फैमिली में केवल मम्मी पापा तक ही हैं, वो भी अगर डिपेंडेंट होंगे। तो ये पूरा का पूरा जो अमाउंट है 5500, 2500, 1200, 900 और 1800 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा। सेकंड केस क्या है, एम्प्लॉय पे एन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 8000 अंडर ए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ऑन द हेल्थ ऑफ एक्ट। जल्दी बताइए ये एग्जेम्प्ट होगा या हमारा टैक्सेबल होगा? जल्दी से बताइए कि एम्प्लॉयर इंश्योरेंस प्रीमियम की किस्त दे रहा है, तो ये क्या होगा, एग्जेम्प्टेड होगा। अभी हम पढ़ के आए हैं। सी केस क्या है, एम्प्लॉय मेंटेन्स हॉस्पिटल फॉर द एम्प्लॉय वेयर दे एंड देयर फैमिली मेंबर आर प्रोवाइडेड फ्री ट्रीटमेंट। तो यहां पर एम्प्लॉय का हॉस्पिटल हो गया। द एक्सपेंसेस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ एक्ट एंड हिज फैमिली मेंबर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 वर एज अंडर। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। वर एज अंडर, कितना कितना खर्चा हो रहा है एक बार देख लेते हैं। कितना कितना खर्चा हो रहा है ये हम पढ़ ही चुके हैं कि एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्स मेजर डिपेंडेंट अपॉन हिम, बताइए 4500, ये एग्जम्पशन में आएगा टैक्सेबल में आएगा? एग्जम्पशन में आएगा, टैक्सेबल में आएगा। एम्प्लॉय के हॉस्पिटल में है, मेजर सन का है, चाहे डिपेंडेंट नहीं भी है, तो बच्चे चाहे डिपेंडेंट हो चाहे नॉट डिपेंडेंट हो फैमिली में आते हैं, एग्जम्पशन में आएगा। ट्रीटमेंट ऑफ एक्स, ये खुद एक्स का हो रहा है, ये भी एग्जम्प्टेड में आएगा। ट्रीटमेंट ऑफ एक्स अंकल, ये फुल्ली टैक्सेबल में आएगा, अंकल इज नॉट रिलेटिव। ट्रीटमेंट ऑफ मिसेज एक्स, ये एग्जम्पशन में आएगा क्योंकि एम्प्लॉय का हॉस्पिटल है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्स विडो सिस्टर डिपेंडेंट अपॉन हिम, तो बहनें और भाई तो आपकी फैमिली में आता है, बशर्ते को डिपेंडेंट हो, तो ये भी एग्जम्प्टेड में आएगा। और ट्रीटमेंट ऑफ एक्स हैंडीकैप नेफ्यू, तो ये आएगा फुल्ली टैक्सेबल में। तो दो चीजें, एक तो 2200 रुपये और एक 3000 रुपये, ये फुल्ली टैक्सेबल में आएगा और बाकी अमाउंट क्या आ जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सभी को क्लियर है ये चीज? बताइए सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से अपने जवाब भेजिए। सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है कि नहीं है? तो बाकी एक दो पार्ट वो बचे हुए हैं, वो आप अपने आप कर सकते हैं। अभी ई पार्ट नहीं होगा क्योंकि ये आउटसाइड इंडिया की बात हो रही है, ये अभी नहीं होगा क्योंकि इसमें आउटसाइड इंडिया की आपसे बात हो रही है। क्लियर है? आउटसाइड इंडिया का भी निपटा लेते हैं। चलिए आउटसाइड इंडिया का भी हम लोग निपटा लेते हैं एक बार। देखिए ये तो बात हुई अगर आपका ट्रीटमेंट इन इंडिया है। अगर आउटसाइड इंडिया है तो आउटसाइड इंडिया में गवर्नमेंट ने बहुत खुले हाथों से एग्जम्पशन दी है। इन इंडिया में केवल मेडिकल ट्रीटमेंट की ही एग्जम्पशन है। आप सोचिए आप दिल्ली में रहते हैं लेकिन आपको किसी एम्प्लॉय को किसी इलाज के लिए बॉम्बे जाना पड़ गया, चेन्नई जाना पड़ गया, बेंगलोर जाना पड़ गया, दिल्ली में वो सुविधा नहीं है, तो आने जाने का भी खर्चा होगा, वहां ठहरने का भी खर्चा होगा और बीमारी के ऊपर भी खर्चा होगा। तो एग्जम्पशन सिर्फ और सिर्फ बीमारी के इलाज के ऊपर खर्चे की है जो एम्प्लॉयर बियर करता है। अगर एम्प्लॉयर आपको आने जाने का भी खर्चा दे रहा है इंडिया में, वो पूरा टैक्सेबल होगा। अगर आपको वहां ठहरने की सुविधा दे रहा है वो भी पूरा टैक्सेबल होगा। केवल इलाज का खर्चा एग्जम्प्टेड है। लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए आपको आउटसाइड इंडिया जाना पड़ गया और आपका एम्प्लॉयर आपको दे भी रहा है, तो गवर्नमेंट आने जाने का भी एग्जम्प्ट करती है, वहां ठहरने का भी एग्जम्प्ट करती है और इलाज का भी एग्जम्प्ट करती है। तीन खर्चे आपके एग्जम्प्ट करती है, आने जाने का भी, वहां ठहरने का भी और इलाज का भी। देखिए जहां तक आने जाने की बात है तो ना केवल जो बंदा बीमार है उसका, बल्कि उसके साथ एक अटेंडेंट को भी एग्जम्प्ट करेगी। ध्यान दीजिएगा, जहां तक सवाल आने जाने की है, वहां ठहरने की है, वहां इलाज की है, इलाज जो होना चाहिए वो उन्हीं लोगों का होना चाहिए जो फैमिली मेंबर में कवर्ड है। यानी कि एम्प्लॉय होना चाहिए या तो, या वाइफ होनी चाहिए, स्पाउस होनी चाहिए, या बच्चे होने चाहिए, या डिपेंडेंट पेरेंट और डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर होने चाहिए।
इलाज इनका होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि सपोज कीजिए कि इलाज एम्प्लॉय का हो रहा है, लेकिन वाइफ है, बच्चे हैं, वाइफ बच्चे को छोड़कर इंडिया से बाहर नहीं जा सकती, उनकी भी पढ़ाई का नुकसान होगा। मम्मी पापा या तो हैं नहीं या नहीं जा सकते, ब्रदर सिस्टर भी अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन हो सकता है बुआ जी खाली हो आपकी, तो अटेंडेंट के रूप में बुआ जी भी जा सकती हैं। इस बात को क्लियर रखिएगा, यानी कि जो अटेंडेंट के रूप में जाएगा वो आपका रिलेटिव होना जरूरी नहीं है। जिसका इलाज हो रहा है वो फैमिली की डेफिनेशन में कवर होना चाहिए, जो अटेंडेंट है उसका फैमिली की डेफिनेशन में कवर होना जरूरी नहीं है। तो आने जाने का भी मिलेगा, वहां ठहरने का भी मिलेगा, इलाज का भी मिलेगा। पहले इलाज और ठहरने की बात कर लेते हैं, कितना एग्जामिशन होगा। आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जब भी आउट ऑफ इंडिया की बात होगी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जरूर कुछ डायरेक्शन देगा, जरूर पिक्चर में आएगा पढ़ने में। तो जहां तक वहां पर इलाज की बात है, तो इलाज के लिए आरबीआई ने अपना सर्कुलर इशू कर रखा है कि किस शहर में किस बीमारी के लिए कितना अमाउंट हम प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, यह क्वेश्चन आपको बताएगा। तो जितना भी आरबीआई ने प्रेस्क्राइब कर रखा है उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और अगर उससे ज्यादा है तो वो अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरीके से वहां ठहरने की भी बात है। तो जितना अमाउंट आरबीआई ने प्रेस्क्राइब कर रखा है सिटी के हिसाब से, देश के हिसाब से, तो प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और उससे ऊपर जो होगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। जहां तक क्लियर है सभी बच्चों को। अब बात आती है आने जाने की। जो आने जाने के ऊपर खर्चा होगा या तो पूरा टैक्सेबल होगा या पूरा एग्जाम्प्ट होगा। आने जाने के खर्चे के ऊपर आरबीआई की लिमिट नहीं काम करेगी, या तो पूरा एग्जाम्प्ट होगा या होगा पूरा टैक्सेबल, डिपेंड अपॉन योर ग्रोस टोटल इनकम। देखिएगा, जब ग्रोस टोटल इनकम की बात करते हैं, अभी हमने ग्रोस सैलरी पढ़ी और टैक्सेबल सैलरी पढ़ी। ग्रोस टोटल इनकम होता है टैक्सेबल सैलरी आप निकाल लीजिएगा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल लीजिएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम निकाल लीजिएगा, कैपिटल गेन की इनकम निकाल लीजिएगा, अदर सोर्सेज की इनकम निकाल लीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा। इसे कहते हैं ग्रोस टोटल इनकम। तो आना जाना एग्जाम्प्ट होगा अगर ग्रोस टोटल इनकम 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, और आना जाना पूरा टैक्सेबल होगा अगर ग्रोस टोटल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय एक्सीड्स 2 लाख। जहां पर एकेडमिकली हमें पढ़ना है, वास्तव में अगर देखा जाए आना जाना पूरा टैक्सेबल होगा, क्योंकि जिसकी ग्रोस टोटल इनकम पूरे साल की 2 लाख से ज्यादा है ही नहीं। तो क्या कोई भी एम्प्लॉयर प्रैक्टिकल लाइफ में ये सुविधा उस एम्प्लॉय को देता होगा जिसकी ग्रोस टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा भी नहीं है? ग्रोस टोटल इनकम में सैलरी के अलावा बाकी 4 हेड और भी जुड़ते हैं। तो क्या कोई एम्प्लॉयर प्रैक्टिकली ऐसे एम्प्लॉय को यह सुविधा देता होगा आउटसाइड इंडिया ट्रीटमेंट कराने की? कोई भी कंपनी सारे एम्प्लॉय के लिए तो सुविधा नहीं रखेगी। जो सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय होंगे, जिनका कद बड़ा होगा कॉर्पोरेट सेक्टर में, उन्हीं लोगों को यह सुविधा दी जाएगी, सारे एम्प्लॉय को तो नहीं मिलेगी। तो यहां गवर्नमेंट ने कहा है प्रैक्टिकल लाइफ में तो देखा जाए आना जाना सब टैक्सेबल है, लेकिन फिलहाल एकेडमिकली क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये नियम याद रखना है। अगर ग्रोस टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा नहीं है तो आना जाना पूरा का पूरा एग्जम्प्टेड है, लेकिन ग्रोस टोटल इनकम अगर 2 लाख से ज्यादा है तो आना जाना क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। अब आप ये क्वेश्चन करेंगे कि सर अभी सैलरी तो हमें निकलेगी ही नहीं, जब तक हमें यह पता नहीं लग जाएगा कि आना जाना एग्जम्प्टेड है टैक्सेबल है, तो जब तक सैलरी नहीं निकलेगी, और जब सैलरी नहीं निकलेगी तो ग्रोस टोटल इनकम कैसे निकल जाएगी? तो इस पर्पज के लिए आपको आने जाने को फिलहाल छोड़ना है कि वो टैक्सेबल है या नहीं है, बाकी आप सैलरी निकाल लीजिए। मेडिकल प्रक्यूर्ड आउटसाइड इंडिया में भी 3 है आना जाना, इसे छोड़ दीजिए भी आप। वहां रहना उसकी टैक्सेबिलिटी निकल जाएगी, उसे जोड़ लीजिए आप सैलरी में, और वहां इलाज कराना उसकी भी टैक्सेबिलिटी निकल जाएगी, उसे भी जोड़ लीजिए आप सैलरी में। इन 2 चीजों को जोड़ने के बाद बस आने जाने को छोड़ दीजिए, सैलरी निकाल लीजिए, ग्रोस टोटल इनकम निकाल लीजिए। अगर ग्रोस टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा आती है तो उस केस में आने जाना फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, और सैलरी को दोबारा निकालिएगा, क्योंकि आने जाने को अभी आपने टैक्सेबल नहीं करा था, तो आने जाने को भी टैक्सेबल करिएगा आप।
और अगर 2 लाख से ज्यादा नहीं है तो आना जाना टैक्सेबल नहीं होगा। तो इसे पढ़ लिया है हमने। अब मैं सीधे क्वेश्चन पे चलता हूं, देखिएगा। ई पॉइंट है, द फॉलोइंग एक्सपेंसिव ऑन ट्रीटमेंट ऑफ एक्स मेडिसन आउटस्टैंडिंग वर पेड बाय द एम्प्लॉयर। एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंसेस 75,000 परमिटेड है आरबीआई से 60,000, तो 15,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। एक्सपेंसेस ऑन स्टे अब्रॉड ऑफ एक्स सन एंड ब्रदर हु अकम्पेनिड द पेशेंट, 65,000 रुपये एक्सपेंसेस हैं और परमिटेड बाय आरबीआई 45,000, तो 20,000 ये टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ एक्स सन एंड एक्स ब्रदर एज्यूम दैट अदर इनकम 1,50,000 है और एक 80 है। एक्सपेंसेस जो है एक 20 है, या तो पूरा टैक्सेबल होगा या पूरा टैक्सेबल नहीं होगा। तो आप देखिएगा जब पहला केस है, अगर एक 50 है अदर इनकम, ये आपको कैलकुलेट करके दे रखी है, लेकिन 15,000 रुपये ये भी टैक्सेबल होना है अभी और 20,000 रुपये ये भी टैक्सेबल होना है। इन्हें जोड़ने के बाद भी आपकी टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा नहीं बैठती है, तो इसका मतलब है 1,20,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप दूसरा केस लेंगे जहां 1,80,000 रुपये आपकी अदर इनकम है और जब आप मेडिकल एक्सपेंसेस का टैक्सेबिलिटी देखेंगे तो 15,000 और अगर आप देखेंगे स्टे का तो 20,000 रुपये। अब क्योंकि इसे जोड़ने के बाद आपकी टोटल ग्रोस इनकम जो बैठ रही है 2 लाख से ज़्यादा बैठ रही है, तो इसका मतलब है आना जाना भी टैक्सेबल होगा। और बाद में जब ये निकाल लेंगे कि आना जाना भी टैक्सेबल है तो फिर इनकम निकालेंगे तो 1,20,000 रुपये और ऐड करना पड़ेगा। अगर आपसे केवल इतना पूछा है कि बताइए कि आप आने जाना एग्जेम्प्टेड है या टैक्सेबल है तो आप बता ही देंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप सैलरी निकालो तो सैलरी निकालते वक्त फिर आपको 1,20,000 रुपये और ऐड करना पड़ेगा आपको सैलरी में या ग्रोस टोटल इनकम में। जल्दी से बताइए कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आंसर इस पार्ट का आपको यहां दे रखा है, ई पार्ट का आंसर स्क्रीन पर आ गया होगा आपकी कि क्या आंसर है ई पार्ट का, ये आपके सामने आंसर। पहले केस में आना जाना टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि ग्रोस टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा नहीं है। बाकी 2 परक्यूरी जोड़ने के बाद भी 15,000 20,000। और जो बी केस है, इन दोनों परक्यूरी को जोड़ने के बाद हमारा 2 लाख से ज्यादा बैठ रहा है। 1,80 तो आपकी बाकी इनकम थी, 15,000 आपका जो वहां पर एक्सपेंस था बीमारी का स्टे का, और 20,000 रुपये था ये। तो इसे जोड़ने के बाद क्योंकि 2 लाख से ज्यादा बैठ रहा है इसलिए आना जाना जो 1,20,000 है वो पूरा का पूरा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। जल्दी से बताइए कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सारे के सारे बड़े परक्यूरेट आज हमने फिनिश कर लिए हैं। अब छोटे छोटे परक्यूरेट की बात है, छोटे छोटे परक्यूरेट रह गए हैं आपके, तो उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।